ये आईपीओ क्या होता है ना? तो आज के सेशन में आईपीओ क्या होता है ये हम बताएंगे। कई विद्यार्थी मुझे टेलीग्राम पर, सोशल मीडिया पर मैसेज करके कहते हैं, सर आप तो इतना करंट पढ़ाते हो, करंट के आधार पर आप ये सजेस्ट करने लग जाओ ना कि इसका शेयर परचेज कर लो, इसका शेयर मत परचेज करो। मतलब मुझे एक प्रकार का वो ट्रेडर बनाने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको इसकी एक बेहतरीन क्लास देने जा रहा हूं कि क्या होता है आईपीओ, किस प्रकार से शेयर परचेज किए जाते हैं, यानी कि वन शॉट सॉल्यूशन। और क्यों हो रहा है ये सारी जानकारी देने का काम? क्योंकि वर्तमान में इंडिया में आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है, उसका रश आया हुआ है। यानी लोग पागल हो रखे हैं शेयर के पीछे, ये शेयर परचेज कर लो, वो शेयर परचेज कर लो। मतलब पता चल रहा है, अभी जोमेटो ने अपना शेयर रिलीज किया था, 20 टाइम ज्यादा, 20 टाइम्स ज्यादा उसका सब्सक्राइब हो गया। मतलब मामला 20 टाइम्स ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। ये सारी बातें आपको आज के सेशन में पता चलेगी। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। आईपीओ होता क्या है, जीरो से सारी बातें सीखेंगे आज आप। शेयर कैसे परचेज करते हैं ये भी आप सीखेंगे, बेसिक बुनियादी बातें। क्या होता है शेयर मार्केट, इसकी खबर मुश्किल से 10-15 मिनट में। बहुत ही प्यारा सवाल है। आइए, सबसे पहली चीज तो मैंने आपसे कह ही दिया कि हाल ही के अंदर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है ये चर्चा में है। आईपीओ होता क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, ये पहले मैं आपको सरल रूप से ये बताता हूं। सारी चीजों को आप स्लाइड्स के माध्यम से समझते चलिए। साथियों, आप में से बहुत सारे लोगों ने एक शब्द सुना है, दैट इज स्टॉक मार्केट, है ना? बहुत से लोगों ने स्टॉक मार्केट सुना है, लेकिन याद बहुत कम लोगों को होता है। स्टॉक मार्केट का एक दूसरा नाम अल्टरनेटिव भी हम दे लेते हैं, और वो स्टॉक मार्केट की जगह आप शेयर मार्केट भी यूज कर सकते हैं। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर, है ना? स्टॉक मार्केट बोल दीजिए या फिर शेयर मार्केट बोल दीजिए। क्या है ये सारी चीजें, मैं अब आपको सरल रूप से समझाता हूं। सामान्यतया मैंने इस काम को कई बार समझाया है, फिर भी मैं एक बार और समझाता हूं। मैंने अक्सर मेरे इस पेन की बोली लगवाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मेरा ये जो पेन है, मैंने कई बार सिखाया है आपको। मान लीजिए मेरा ये पेन इतनी वैल्यू रखता है, कितनी वैल्यू इस गोले में है। मान लीजिए इस गोले के अंदर जो पेन है ये समझाता है कि मेरे पेन की अभी 100% हिस्सेदारी मेरी है, यानी कि 100% मालिक इस पेन का मैं हूं। लेकिन अब मुझे क्या लगता है, अच्छा ये पेन बहुत काम, मतलब वैसा पेन है जो 3 इडियट के अंदर वायरस ने रेंचो को दिया था, वैसा वाला पेन है ये। मतलब इस तरह से विचार करिए कि ये वो पेन है जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स जाके अंतरिक्ष में भी लिख सकते हैं। अब आपने अगर इतना विचार कर लिया कि यार फिर तो ये बहुत कामयाब पेन है, हो सकता है 1,00,000-2,00,000 रुपए का पेन होगा। आपने कहा सर ये लाख रुपए का पेन है, हमें भी चाहिए। लेकिन सर आपके पास केवल पेन है, पैसे नहीं है, और हमारे पास पैसे हैं लेकिन पेन नहीं है। एक काम करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं। क्या रास्ता निकालते हैं? सर एक काम करो, जब आप हवाई यात्रा पर जाओ ना, एस्ट्रोनॉट बन के आसमान में जाओ, तब आप ले जाना, जब हम जाएं तो हम ले जाएंगे। हमने कहा कि भैया ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, साल में होते हैं 365 दिन, मैं तुम्हें साल में 10 दिन इस पेन को यूज करने की इजाजत देता हूं। अब ध्यान से सुनना बेटा, इस बात को इस सरल रूप से समझने की प्रयास करना। 365 दिन में से मैंने कितने दिन की बात कर दी? 10 दिन। कि बेटा 10 दिन तुम यूज कर लेना मेरे इस पेन को। यूज के आधार पर मैंने अपने इस पेन का मालिक बना दिया आपको। या मैंने ये कह दिया कि भाई एक दिन तुम यूज कर लेना। मैंने हर व्यक्ति को अलग अलग ऑफर दे दिए। भाई मेरे पास तो अभी 10 दिन मैंने एक्स व्यक्ति को दे दिए, 20 दिन मैंने किसी वाई व्यक्ति को दे दिए, एक दिन मैंने किसी जेड व्यक्ति को दे दिया। यानी कि मैं व्यक्तियों में इस पेन को बांट सकता हूं। और इतना ही नहीं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि 10 दिन की जगह किसी को मैं ये कह दूं कि तू 1 घंटे के लिए यूज करेगा, किसी को मैंने ये कह दिया कि तेरे को देखने के लिए दूंगा केवल, किसी को मैंने ये कह दिया कि तू केवल इस पेन से भैया केवल हाय हेलो करके फोटो खिंचवा सकता है। मैंने इसमें तरह तरह के विकल्प निकाल दिए। मैंने इतने सारे विकल्प निकाल दिए कि बेटा तुमको जो है ना इस पेन से क्या क्या करना है वो देख लो, इसके बदले में मुझे पैसे दे दो। है, तो ये जो लाख रुपए का पेन था ना, ये लाख रुपए का पेन मान लीजिए 100% मालिकाना हक के साथ मेरा था। लेकिन मैंने इसमें अब इसकी हिस्सेदारी बांटना शुरू कर दी। मैंने 10 दिन एक्स को बांटा, वाई दूसरे दिन वाई को बांटा, तीसरे दिन एक दिन के लिए किसी जेड को बांटा। इसका मतलब मैंने जो ये हिस्सेदारी बांटी, मान लो मैंने 365 दिन में से 190 दिन की हिस्सेदारी तो अपने पास रख ली, लगभग मतलब 55% तो हिस्सेदारी मेरे पास रख ली। मतलब 190 दिन तो मैंने मेरे साथ रख लिया, रिमेनिंग जो डेज थे ये मैंने लोगों में बांट दिए। साथियों, मैंने मेरे पेन की हिस्सेदारी लोगों में जो बांटी है ना, इसी को हम शेयर कहते हैं।
शेयर समझ में आया? शेयर क्या है? मतलब मैं अगर 100 दिन का मालिक था या फिर मैं 365 दिन का मालिक था, तो मैंने अब कहा कि 150 दिन की दुनिया मालिक बन जाए, सेम बाकी देखी मालिक मैं बना रहूंगा। 165 दिन की दुनिया मालिक बन जाए, 200 दिन का मालिक मैं बना रहूंगा। इस प्रकार से मैंने दिनों का बंटवारा कर दिया। ये जो कहानी है, इस कहानी को आप शेयर मार्केट में यूज करते हैं। कोई भी कंपनी जब होती है तो वो अपना शेयर कैसे निकालती है? क्या है एक शेयर? तो शेयर रिप्रेजेंट्स ए फ्रैक्शन ऑफ, इस शब्द को समझिए, बहुत प्यारा इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, स्टॉक मार्केट आके इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत बड़ी समझ ये उस व्यक्ति के मन में भी बिठाएगा जिसे एबीसीडी भी आज तक नहीं पता थी, उसे सब समझ में आने वाला है। तो वास्तविकता में शेयर है क्या? इट्स एन फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। मेरा जो व्यापार है इसमें साझेदारी का एक फ्रैक्शन है, एक हिस्सा है। द कॉमन फीचर ऑफ ऑल दिस इज द इक्विटी पार्टिसिपेशन, कि आपका जो महत्व, जो मतलब मालिकाना हक है, उसको मैं साझा करने जा रहा हूं। डिफरेंट क्लासेस शेयर हैव डिफरेंट वोटिंग राइट्स। इसमें अलग अलग प्रकार से जो लोग साझा होंगे उनके अपने अपने महत्व होंगे, वो भी मैं अब आपको बताऊंगा। फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, ये आइडिया सबसे पहले किसको आया? है ना, एक बड़ा सवाल बनता है ये तो, कि सर ये तो गजब आइडिया है। ऐसे तो सर आपके पास में जो लाख रुपए का पेन था, आपने इसके अंदर जो दिन बेचने शुरू किए, आपने सर मान लो कि एक एवरेज 1000 रुपए के हिसाब से भी एक दिन बेचा इसका, कि भाई एक दिन की कीमत 1000 रुपए है, अगर एक दिन का मालिक बनना चाहते हो 1000 रुपए दो, मालिक बन जाओ। तो सर ऐसे तो करके आपने 100 दिन का ही पेन बेचा, आप तो सीधे 1 लाख के मालिक हो गए। मतलब आपके पास में 100 दिन बेचने के बाद भी 265 दिन तो आपके पास बच गए, 100 दिन की दुनिया मालिक हो गई, फिर भी आपके पास पैसा भी है और पेन भी है। साथियों यही करती है कंपनी। कंपनी अपने हिस्से दुनिया में इसी प्रकार से बेचती हैं जब उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। वो उस पैसे से क्या करेंगी? तो वो बिजनेस को ग्रो करेंगी, कि चलो हम इस बिजनेस को और बढ़ाएंगे आगे, ताकि जिसने ये पेन खरीदा है वो आगे किसी को आधे एक एक घंटे के लिए बेच सके। मान लीजिए आपने इस पेन को 1 घंटे के लिए, मतलब 1 दिन के लिए परचेज किया था, 1 दिन के अंदर आपने 2-2 घंटे किराए पे चला दिया कि भाई तू 50 में ले ले, तू 100 में ले ले, आपने इसको आगे बांट दिया। कहने का मतलब यह है कि अल्टीमेटली आपका बिजनेस भी इसी से आगे बढ़ने वाला है। तो इस काम की सबसे पहले शुरुआत किसने की? साथियों इसकी शुरुआत होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। तो थोड़ा इतिहास जानते हैं। आपको भारत में 2 चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज होते क्या हैं? ये वो हिस्सेदारी है कि आपके पास 1 दिन का मालिकाना हक था, लेकिन आप इसे बेचेंगे कहां? आपको वो लोग कहां मिलेंगे जिनके बीच में आप मेरे पेन का 1 दिन का मालिकाना हक लोगों में बेच सकते हैं? कि भाई 1 दिन के लिए 1000 रुपए में था, यार भाई सुन मेरे को सख्त जरूरत है, मुझे कल ही हवाई जहाज उड़ाना है, मेरे को इसकी सख्त जरूरत है, मुझे ये पेन दे दे यार। मैंने कहा यार 1000 रुपए में तो नहीं दूंगा, मैंने खरीदा है 1000 में। तो बोले यार तू 1100 रुपए ले ले, मुझे दे दे। तो आपका वो बाजार जहां पर इस चीज को बेचा जाता है, जहां पर मैं भी इस चीज को बेचूंगा और आप भी इस चीज को बेचेंगे, वो होता है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या है? तो ये वो बाजार है जहां पर आप इन चीजों की खरीद फरोख्त करते हैं। फिर सर आईपीओ क्या है? जब बेटा ये पेन पहली बार बिकने आया था, जब इसका पहली बार हिस्सा बिकने आया था, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि ये वो चीज थी जो पहली बार जनता के साथ लाई गई थी, जिस समय मालिक जनता को बनाया जाना तय किया गया था। तो इसे कहा गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है, ये उम्मीद है आपको समझ में आ जाना चाहिए। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और कुछ नहीं, एक कंपनी के 100% हिस्सेदारी में से कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी लोगों को बेचने के लिए आना आईपीओ कहलाता है। हाल ही में कौन सा टर्म चर्चा में है? दैट इज आईपीओ रश। रश मतलब होती है एकदम भगदड़ मच जाना। किस चीज की भगदड़ मच जाना? आजकल हो ये रहा है, जैसे ही कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आती है, अब समझ में आ गया, कंपनी आईपीओ लेके आएगी का मतलब हुआ कि वो शेयर मार्केट में आने वाली है, स्टॉक एक्सचेंज में आने वाली है, कि भाई मेरा शेयर परचेज कर लो। लोग उसको परचेज करने के लिए लाइन लगा देते हैं, दैट इज नोन एज आईपीओ रश। सर क्या भीड़ इकट्ठी होती है? नहीं, ये सारा काम ऑनलाइन किया जाता है, अब मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। तो आईपीओ रश समझ में आ गया। रिसेंटली यही मैं बता रहा हूं कि हाल ही में जोमेटो का आईपीओ आया था। 20 गुना ज्यादा लोगों ने, मतलब 100 दिन का लिए निकाला था लोगों ने, मतलब
1000 दिन की बुकिंग मार दी कि भाई अगर हो सके तो हमें भी दे देना, हमें भी दे देना टाइप से। यानी डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड बढ़ेगी तो भाई साहब ऑब्वियस सी बात है चीजें महंगी हो जाएंगी, उस पर भी हम आएंगे। तो ये ख्याल सबसे पहले किसके पास आया ये मैं आपको बता दिया। सर एक चीज और मैं आपको यहां ऐड कर देता हूं, आप वो भी सुनिएगा। जैसे मेरी कंपनी का नाम है अवस्थी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। इसमें एक शब्द है प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है कि ये मेरी पर्सनल कंपनी है, लेकिन अगर मैं इस कंपनी को जनता के बीच में ले जाता हूं, जनता के बीच में ले जाता हूं, जैसे मतलब ये हुआ कि मैं इसके शेयर लोगों में बांट रहा हूं, तो इन दैट केस इस प्राइवेट लिमिटेड का नाम हो जाएगा पब्लिक लिमिटेड। मतलब ये हो जाएगा अवस्थी कंसल्टेंसी पब्लिक लिमिटेड। तो प्राइवेट से जो पब्लिक बनने का काम है वो आईपीओ आने के बाद हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो दो बातें क्लियर हो गई। तो अब आप पूछेंगे कि सबसे पहले कहां आया, तो आइए अब हम मुंबई की चर्चा करते हैं। मुंबई में क्या हुआ, अब इधर देखिए। बात है साथियों 1875 की, जब 318 लोगों ने मिलकर के एशिया का सबसे पुराना दिमाग लगाया। 1875 की बात है। तो साथियों भारत के अंदर एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था नेटिव शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन। ये प्राइवेट फर्म थी साथियों। एंड दी मेंबरशिप फीस वाज ओनली 1 रुपीज, कि अपन सब लोग मिलकर के एक ऐसी फर्म बनाते हैं जो खरीद फरोख्त के लिए एक मार्केट बनाएगी। जहां आपको माल बेचना है आ जाओ, आपको माल बेचना है, एक मार्केट बनाया गया। ठीक है। तो साथियों 1875 में इसको बनाया गया। इसी को आपने बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक ऐसा मार्केट जहां पर लोग एक दूसरे से शेयर खरीदते और बेचते हैं। इसी के शेयर के खरीद फरोख्त को जिस जिस नंबर्स पर खरीदा बेचा जाता है, मतलब मान लीजिए कि आज आपने देखा कि हमारे यहां पर मार्केट में सामान बिकने आया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 100 शेयर बिकने आए थे जो 1000 रुपए के थे, लेकिन उन 100 शेयरों को लोगों ने खरीद लिया 200 रुपए में। मतलब सॉरी माफी चाहूंगा, जैसे 100 शेयर 1000 रुपए के बिकने आए थे, लोगों ने उनको 1500 में खरीद लिया, यानी 1000 वाले को 1500 में खरीद लिया। ये जो बढ़ोतरी देखी गई ये रुपए में नहीं बताई जाती, नंबर्स में बताई जाती है। इसी को आप सेंसेक्स कहते हैं। तो सेंसेक्स क्या है इसको आप ऐसे समझिए, सेंसेक्स क्या है इसको समझने का प्रयास करिए। साथियों मान लीजिए कि आप में से कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आता है, और वहां पर आपने शेयर बेचने के लिए आप आए। बेचने आए तो आपने देखा कि उस दिन भाव बढ़ा हुआ मिला आपको, इसे कहते हैं सेंसेक्स में वृद्धि होना। अगर मान लीजिए किसी दिन ऐसा हुआ कि भाव मतलब आप 1000 रुपए का शेयर बेचने आए थे, लेकिन वो आपको केवल 1500, 1000 की जगह 500 ही दे गया, इसे कहते हैं सेंसेक्स में गिरावट आना, यानी कि मार्केट का गिर जाना। उम्मीद है कि ये सरल रूप से आपको बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूं, है ना, ताकि आपको ये बात बहुत बेसिक रूप से समझ में आए। तो सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स वो आप देखते हैं ना, सेंसेक्स 20,000 पार हो गया, सेंसेक्स 10,000 पार हो गया। ये है क्या? ये भाव का चढ़ते जाना है कि हाँ भाई इतना तो मार्केट पहुंच गया, जितने में आया था उससे इतना गुना आगे निकल गया। ये कैसे डिसाइड होता है वो आपका विषय चर्चा का नहीं है। फिर सरकार को यह बात समझ में आ गई कि यार इन्होंने प्राइवेट रूप से गजब मार्केट बना लिया। सरकार को लगा कि बेटा अब अपन को भी एक ऐसा मार्केट बना लेना चाहिए जो सरकारी मार्केट हो। तो ऐसी चीज को ध्यान में रखते हुए साथियों यहां पर सरकार के द्वारा अपना एक मार्केट बनाया गया जिसे कहा गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो देखिए दो टर्म हो गई, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या है? प्राइवेट कंपनी के रूप में कार्य करता है। फिर एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो सरकार ने बनाया कि यार इनका मार्केट तो बहुत सही चल रहा है, ये तो बेचारे कमीशन ले लेके ही करोड़पति हो गए, तो हम अपना भी बनाएंगे। तो सरकार ने, जैसे ऐसे समझो जैसे इंडिया में एयरटेल काम करता है, वोडाफोन काम करता है, ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन सरकार को बना यार हम भी अपने कंपनी लाएंगे, तो सरकार बीएसएनएल ले आई। बिल्कुल ऐसे समझिए। ऐसे ही यहां पर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था उसकी एवज में सरकार क्या ले आई? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको भी आप सुनते हैं तो आप लोग दो चीजें सुनते हैं, एक सुनते हैं बीएसई दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा सुनते हैं एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई का जो मामला है आप सेंसेक्स में नोट करते हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मामला निफ्टी में यूज करते हैं। जो आप टर्म सुनते हैं ना निफ्टी, वो असल में क्या है? निफ्टी 50 है वो, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके भाव के आधार पर निफ्टी का रैंक बताया जाएगा। जैसे सेंसेक्स है ना, उसमें जो अंक डिसाइड किया जाता है वो 30 बड़ी कंपनियां हैं जिनके आधार पर निर्धारित किया जाता है, और निफ्टी में 50 बड़ी कंपनियां हैं जिनके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि निफ्टी ऊपर चला या नीचे चला।
ऐसा नहीं है कि हर शेयर के आधार पर मार्केट देख लिया, नहीं, 30 बड़ी कंपनियों के आधार पर सेंसेक्स का अंक निर्धारित होता है और 50 बड़ी कंपनियों के आधार पर निफ्टी का अंक निर्धारित होता है। ये दो अलग अलग मार्केट हो गए। अब आप पूछेंगे सर इस प्राइवेट मार्केट में तो कोई भी मोनोपोली कर सकता है? नहीं, इन दोनों को रेगुलेट करने के लिए भारत ने एक संस्था बनाई गई और उसका नाम क्या था? सेबी। उसे वैधानिक मान्यता 1992 में दी गई। सिक्योरिटी एक्सचेंज मतलब बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज सेबी। सेबी जो है वो भारत की वो संस्था है जो इस पर नियंत्रण रखती है कि कोई किसी प्रकार का घालमेल तो नहीं कर रहा है। उम्मीद है बहुत सारे बच्चों को यह बात समझ में आ गई होगी। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये दुनिया एशिया का सबसे पुराना मार्केट है जहां पर 30 प्रकार की कंपनियों के आधार पर सेंसेक्स निकाला जाता है। 1875 में यह शुरू हुआ था। आप इसका मार्केट देखते हैं, आप जो ये देख रहे हैं ना, जो सामने लिखा हुआ नंबर आता रहता है, कई बार आपने न्यूज में देखा होगा, कई बार आप न्यूज में देखते हैं नीचे चल रही होती है एक स्ट्रिप जिसमें कि अंक लिख करके ऊपर एरो का निशान या नीचे का एरो का बना हुआ आता है। ये सेंसेक्स में 30 कंपनी है जिनके शेयर के भाव बताए जाते हैं कि ऊपर चल रहे हैं कि नीचे चल रहे हैं। ऊपर चल रहे हैं मतलब सेंसेक्स बढ़ेगा, नीचे चल रहे हैं मतलब सेंसेक्स गिरेगा। ये हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब आपके मन में सवाल बनेगा, तो मैंने स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छे से समझा दिया, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ये उस समय उपस्थित हो गया था। अब आपके मन में एक सवाल बनेगा, सर दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? अब हमको स्टॉक एक्सचेंज तो समझ में आ गया। स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट है जहां पे शेयर बिकते हैं और खरीदे जाते हैं। बड़ा सवाल बनता है दुनिया का सबसे बड़ा बताओ सर, बाकी तो हम मैनेज कर लेंगे। तो बेटा दुनिया का सबसे बड़ा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा माल बिकने आता है। यानी एक प्रकार से समझ लो देश की सबसे बड़ी मंडी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी। तो देश की सबसे बड़ी मंडी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि प्राइवेट है। ऐसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है और वो मंडी कहां पर है? अमेरिका में है। ठीक है, तो अब आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए। आप इससे अंदाजा लगाइए कि यहां पर जो माल बिकने आता है ना वो 25 ट्रिलियन यूएस डॉलर का बिकने आता है। भाई साहब कई देशों की जीडीपी नहीं होती इतनी, इंडिया की जीडीपी अभी 3 ट्रिलियन डॉलर को टच करेगी। भाई यहां पर आप विचार करिए कि ये 25 ट्रिलियन यूएस डॉलर का तो ट्रेडिंग करते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कितने का माल बिकने आता है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाएगी। इसके अलावा 3 और जो बड़े हैं उसमें से एक का नाम है नैस्डैक, एक का नाम है लंदन स्टॉक एक्सचेंज और तीसरे का नाम है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। यानी दुनिया की बड़ी मंडियां हैं। दुनिया की बड़ी मंडियां अगर आपको देखनी है तो इसके अंदर साथियों न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, टोक्यो। फिर आपके मन में एक सवाल बनेगा, सर इंडिया वाला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में कहां आता है? साथियों 2 रैंकिंग है इसकी। एक रैंकिंग है जो इसको 90 नंबर पर रखती है कि 90 नंबर पर आता है, यानी कि इसमें भी 2.2 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होता है। कितने का? 2.2 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होता है अपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। साथियों एक और रैंकिंग है जिसके अंदर ये ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि 2.2 ट्रिलियन डॉलर और फिर टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज हम दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो दुनिया के व्यापार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या तो 90 नंबर पर आता है या 10वें नंबर पर आता है। लेकिन हां दुनिया के टॉप 10 मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम आता ही है, यह आप समझ सकते हैं। तो यहां तक की समझ आपके अंदर विकसित हो गई होगी। ये दुनिया के टॉप स्टॉक एक्सचेंज है जो मैंने आपको बता दिए। इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि टॉप 10 कंट्रीज जिनका मार्केट सबसे बड़ा है तो यूएस, चाइना, जापान, हांगकांग, यूके, फ्रांस, इस तरह से इंडिया 90 नंबर पर आता है जिसमें मार्केट सबसे ज्यादा होता है। तो उम्मीद है आपको यह प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब आपके समझ में आना चाहिए कि सर एक बात बताइए, शेयर परचेज कैसे करते हैं, है ना? तो अब बहुत बड़ा सवाल बनता है, सर अब सवाल हमारा यह है कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, ये होता कैसे है? मतलब स्टॉक तो समझ में आ गया, अब आप ये बता दो कि मुझे खरीदना है शेयर, करूं क्या मैं इसके लिए? तो साथियों अब इसके बारे में मैं बताता हूं करना क्या होता है। इसके लिए साथियों आपको एक अकाउंट खोलना होता है और उस अकाउंट का नाम होता है डीमैट अकाउंट। क्या नाम होता है? और स्टॉक और शेयर जो है ना, ये क्या है? शेयर जो हिस्सेदारी है यही स्टॉक कहलाता है। दोनों एक दूसरे के लिए ही यूज किए जाते हैं, ये मैं टर्म आपको सिखा चुका हूं। अब आते हैं इससे आगे की बारी करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल बनता है, सर एक बात बताइए खरीदते कहां हैं? क्या मुझे बॉम्बे जाना होगा खरीदने के लिए? जी नहीं साथियों, आपको अपनी बैंक जाकर के बात करनी होगी या फिर मोबाइल में भी आप इस काम को कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाकर के एक सर्च मारें कि मुझे डीमैट अकाउंट खोलना है। डीमैट अकाउंट, ध्यान से सुन लीजिएगा, स्पेलिंग है DEMAT। डीमैट अकाउंट जो है ये क्या करता है साथियों? ये वो अकाउंट है जो ये बताता है कि भाई आप वो व्यक्ति हैं जो शेयर परचेज करना चाहते हैं। आपकी सारी जानकारी उसमें आप पैसे भी डाल के रख सकते हैं कि भाई मैं शेयर परचेज करने के लिए तैयार हूं। आप अपने करंट सेविंग इन अकाउंट से ये परचेज
परचेज नहीं करते, इसके लिए आपको एक अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। फिर एक सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, अब मैं शेयर परचेज करने गया तो फिर मेरे को कहा एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा। उस अकाउंट का नाम क्या है? उसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। तो दो अकाउंट हो गए, एक हो गया डीमैट अकाउंट और दूसरा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या करता है? तो मैंने आपको आंसर दे दिया कि डीमैट अकाउंट आपका वो अकाउंट है जिससे कि ये डिसाइड किया जाता है कि ये व्यक्ति परचेज करने जा रहा है। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? जिसके माध्यम से आप ट्रेड करते हैं, यानी व्यापार करने के लिए जो अकाउंट चाहिए। दो अकाउंट आपको बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आप शेयर परचेज करने शेयर मार्केट में जाते हैं, और डीमैट अकाउंट आपका वो अकाउंट है जो कि शेयर के लिए पैसे रिजर्व रखता है। ये दो चीजें हो गई। साथियों, तीन प्रकार की कंपनियां होती हैं जिनके आप शेयर परचेज करते हैं। एक कंपनी होती है जो बहुत छोटी कंपनी, जिसका $2 बिलियन तक का ही मार्केट है, उसको कहते हैं स्मॉल कैप कंपनी। एक कंपनी है जिसका जो मार्केट है वो $10 बिलियन तक का है, उसे आप कहते हैं मिड कैप कंपनी। एक कंपनी है जिसका व्यापार $10 बिलियन से भी ऊपर का है, उसे आप कहते हैं बिग कैप कंपनी, ठीक है ना। तो आईपीओ क्या हुआ? जब ये कंपनी अपने लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए अपनी हिस्सेदारी बेचने निकलती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। तो वर्तमान में क्या चीज सुर्खियों में है? आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, ये चर्चा में है। उसके साथ आईपीओ रश क्या होता है, ये चर्चा में है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होंगी। यहां पर साथियों बहुत सारे एनिमल्स के साइन यूज किए जाते हैं। आपने कई बार ये बियर एंड बुल की कहानी सुनी होगी, है ना। मतलब बियर और बुल, ये दो वर्ड हैं जो यूज किए जाते हैं शेयर मार्केट में। केवल बियर और बुल ही नहीं, इतने प्रकार के जानवर हैं जिनके नाम यूज किए जाते हैं। जैसे अगर यूज किया गया कि भाई बियर क्या है, बियर कहा जाता है पेसिमिस्टिक इन्वेस्टर हु बिलीव मार्केट विल गो डाउन। मतलब मार्केट में ऐसे व्यापारी लोग जो कि पैसा इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि वो ये मानते हैं कि मार्केट गिरने वाला है। गिरने वाला है मतलब इसके भाव गिरेंगे यार। अब इसके भाव गिरेंगे, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? बियर कहा जाता है। यानी कि इन लोगों की सोच और लोगों को भी इन्वेस्ट करने से रोकती है। अगर मान लीजिए कि आज एक कंपनी के बारे में ये बयान आ जाए कि यार ये जो कंपनी है ना ये डूबेगी यार, कोई बहुत बड़ा आदमी दे दे। जैसे मान लीजिए कि भारत में ये अपने रघुराम राजन है। अब रघुराम राजन किसी XYZ कंपनी के बारे में ये बोल दें कि यार इसके शेयर मत लेना, ये डूबने वाली है। वो डूबे या नहीं डूबे, लेकिन वो गिर जाएगी। ऐसे लोगों को, यानी रघुराम राजन को क्या कहा जाएगा? बियर कहा जाएगा, ठीक है। वहीं पर बुल की बात अगर आ जाए तो बुल क्या है? बुल वो व्यक्ति है, ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर हु पुशेस प्राइस हायर। जैसे कि एलन मस्क, वो भाई किसी भी चीज का भाव चढ़ा देता है ना। उसने किसी भी चीज के बारे में एक बार ट्वीट कर दिया तो भाव बढ़ गया, दैट इज बुल। तो ही इज ए बुल। हिंदी में इसका अर्थ सांड होता है, लेकिन इसका रियल मीनिंग ये नहीं है। तो बियर और बुल क्या है? बियर मैंने आपको बता दिया, ये वो स्थिति है जो कि मार्केट को नीचे खींचने वालों की है, और ये वो स्थिति है जो मार्केट को ऊपर चढ़ाने वालों की। सबसे ज्यादा यही दो वर्ड यूज किए जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। फिर रैबिट्स हैं, मतलब ये इनका मतलब नहीं है रैबिट, टर्टल, पिग्स, चिकन, शेल्फ, स्टैग, व्हेल, ये सब वो टर्म है। और आप चिंता ना करें, ये सारा कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, लोड मत लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो साथियों ये आपने सारी बातें देख ली। अब हमने आपको बता दिया कि अब आपके मन में एक सवाल बचा, सर शेयर परचेज करते समय ध्यान क्या रखूं? बेटा सबसे पहले तो आपको ध्यान क्या रखना है, पहले वो समझिए। आप जिस भी कंपनी का शेयर परचेज करने जा रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करिए कि ये कंपनी किस तरह की कंपनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये केवल एक बबल है। बबल का मतलब बस माहौल ही माहौल बना है, इसके अंदर कुछ है नहीं। तो ऐसी स्थिति को पहले रिकॉग्नाइज करिए, यानी रिसर्च वर्क करिए प्रॉपर कि आप किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। लोगों की रिव्यू पढ़िए उसके बारे में कि लोग क्या कहते हैं उस कंपनी के बारे में। फिर आप एक प्रॉपर तरीके का डीमैट अकाउंट बनाइए, आप प्रॉपर तरीके से उसकी जानकारी इकट्ठा करिए। उसके बाद में आप डिसाइड करिए कि मुझे कितने रुपए इसमें लगाने हैं। कभी भी ये सोच करके इन्वेस्टमेंट ना करें कि मैं पूरी सेविंग इसमें लगा दूंगा, क्योंकि ये मार्केट बेस्ड है। मार्केट जो है ये कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है, पर बिल्कुल कभी कभी ऊपर नीचे कैसे हो जाता है मैं आपको वो भी बताता हूं साथियों। ये तो आपने देख ही लिए हैं, इनके बारे में भी जल्दी से मैं आऊंगा। लेकिन मार्केट ऊपर नीचे कब हो जाता है? मान लीजिए बहुत कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता। जैसे मान लीजिए अचानक कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई और देश जो है वो अचानक युद्ध की तरफ मुड़ गया, तो कंपनियां धड़ाम से नीचे आ जाएंगी। इस कंपनियों को लगेगा कि अब लोग हमसे पैसा क्यों लगाएंगे, उनको यही डर है कि हम जिंदा रहेंगे या नहीं। ऐसे ही मान लीजिए कोई भयानक बीमारी फैल गई, लोगों को डर है यार अब पैसा लगाने का क्या फायदा, हम बचेंगे कि नहीं। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई, यार ये गवर्नमेंट तो इस कंपनी को चलने ही नहीं देगी। अब जैसे अंबानी अडानी का आप अक्सर नाम सुनते हैं, लेकिन विचार करिए कि अगर कोई सरकार परिवर्तित हो जाए और आपको ये लगे कि यार ये सरकार आ गई पता नहीं ये क्या करेगी, तो अब आपको ये जो डर लगेगा ना, उसके चक्कर में आप तुरंत क्या करेंगे कि यार हटा ले इस कंपनी के शेयर जो है ना वो परचेज नहीं करने। पता चला
चला सरकार चेंज होते ही इसके शेयर नीचे आ गए। तो जो सरकार चेंज होना है वो फिर अपने आप में एक टेंशन दे देता है। ऐसे ही कोई घोटाला हो गया, अभी मैं वही बताने वाला था, जो हर्षद मेहता घोटाला था। अगर कोई घोटाला हो गया, आपको पता चला अरे यार हमने इतने पैसे लगाए थे सब डूब गए, दैट इज नॉन एज स्कैम, तो आप धड़ाम से मार्केट नीचे आ जाएगा कि यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई। अचानक कोई वॉर छिड़ जाए, टेंशन हो जाएगी, कोई बीमारी फैल जाए, है ना, और एकदम बबल बस्ट हो जाए या ट्रेड वॉर हो जाए, जैसे अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए ईरान के ऊपर कि हम इसका तेल ही नहीं खरीदेंगे, तो तेल कंपनियों के शेयर धड़ाम से नीचे आ गए। भाई क्यों ही खरीदें जब कोई अमेरिका इसका तेल ही नहीं बिकने देगा, तो है ना। ऐसी चीजें क्या होती हैं, ये अनप्रिडिक्टेड होती हैं, तो इसलिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते समय बी केयरफुल। आपको मालूम होगा एक प्रॉपर इस समय सोनी के ऊपर एक मूवी भी आई थी, सक्सेस क्या है, फेलियर के बाद का चैप्टर, एक तरह की इस मूवी आई थी स्कैम 1992 डायरीज करके, रिस्क है तो इश्क है, इस प्रकार का उसका एक डायलॉग था। इसमें हर्षद मेहता स्कैम के बारे में बात की गई थी, यानी कि इस व्यक्ति ने मार्केट के अंदर इस प्रकार से क्रिएट कर दिया था, यानी कि ये वो प्राणी था, कौन सा प्राणी था, ये बिग बुल था। बिग बुल कहा जाता है ऐसे लोगों को जो मार्केट को इतना ऊपर ले जाएं, जैसे इस समय एलन मस्क कर रहा है। एलन मस्क मार्केट को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को एकदम खींच के ऊपर ले जा रहा है, खींच के ऊपर ले जा रहा है, लेकिन अचानक पता चला कि उसके पास तो पैसे थे ही नहीं, वो जबरदस्ती का माहौल बना रहा था, वो किसी और का पैसा लगा रहा था, लोन लेके लगा रहा था। अचानक ऐसा पता चलता है तो लोगों का एकदम दिल टूट जाएगा और धड़ाम से मार्केट नीचे आता है। इसे कहते हैं शेयर मार्केट का टूटना, जो इसने किया था। इसने हर्षद मेहता ने क्या किया, हर्षद मेहता ने सेम ऐसे ही कार्य किया। उसने मतलब बैंक रिसीप्ट्स को लेकर के एक अच्छी मूवी स्कैम करके आई हुई है इसके ऊपर, अगर आप उसमें देखें तो इसमें क्या है कि इसने दुनिया के बैंकों से पैसे इकट्ठे किए और शेयर मार्केट में लगाता ले गया, लोन लगा लगा करके, कि कोई भी शेयर परचेज कर लिया, भाव बढ़ा दिए, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिए, भाव बढ़ा दिए, चढ़ा दिया चढ़ा दिया चढ़ा दिया। अचानक पता चलता है कि इसके पास पैसे थे ही नहीं, इसने तो लोन के पैसे चढ़ा दिए, बैंक पैसे मांगने आ रही है तो भाई के पास पैसे ही नहीं है, तो वो जो कंपनी अपना आसमान में लेके शेयर बैठी है वो समझ ही नहीं पा रही अब करें क्या, तो धड़ाम से नीचे मार्केट आया। और जब ऐसी स्थिति होती है तो आप में से बहुत सारे सीधे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अपनी लालच में, मान लीजिए उनके पास कुल 1 लाख रुपए थे, उनको लगाना चाहिए था 20,000 30,000 रुपया, लेकिन उन्होंने देखा कि लोगों के 1 लाख मतलब 20,000 जो है वो रातों रात 2 लाख में बदल गए, तो उनको लालच घर कर गया कि यार एक काम कर, अपना घर भी बेच दे, अपनी दुकान भी बेच दे, सारा पैसा इकट्ठा कर ले। भाई साहब इकट्ठा कर लिया 10 लाख रुपया और आपने पूरा मार्केट में लगा दिया, 10 लाख मार्केट में लगा दिया। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि कल तो बस मैं करोड़पति हो जाऊंगा, मर्सिडीज में घूमूंगा। अचानक पता चल रहा है भाई साहब कि आपका मार्केट रात में ही क्रैश कर गया, मार्केट क्रैश कर गया, तो आपका घर तो जो बिक गया तो वो तो बिक ही गया और अब आपको पैसे और वापस नहीं आने। इसी को कहते हैं मार्केट का फेलियर होना, मार्केट का बस्ट होना। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग करें तो थोड़ा सक्सेसफुली और समझदारी से करें, उतना ही पैसा, एक सिंपल सा कंसेप्ट है मार्केट का कि आप उतना ही पैसा लगाएं जिसके खोने का डर आपको ना हो। यह सबसे बड़ी एडवाइस है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने साथियों को जो इस प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं उनको दिखा रहे हैं, तो सबसे अपील यही है कि आप उतना ही पैसा एनी टाइम मार्केट में इन्वेस्ट करें जिसका खोने का आपको डर ना हो। क्योंकि मार्केट में साथियों कंपनियां बहुत ज्यादा ग्रो भी करती हैं लेकिन बहुत बड़ी फेल भी मारती हैं। बहुत सारे आईपीओज आए हैं और ये पूरा सीजन है, और वर्ल्ड में मतलब इंडिया में अभी जबरदस्त आईपीओज आने वाले हैं, जैसे कि अभी एलआईसी का आने वाला है, पेटीएम का आने वाला है, बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, मार्केट का फेलिंग क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो एक बार जबरदस्त तरीके से थम्स अप कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को आज एक बहुत बड़ा लेसन सिखाया है और मैंने आपको बता ही दिया है। ये रीजन क्यों सिखाया मैंने आपको, क्योंकि हाल ही के अंदर आईपीओ रश आया हुआ है, लोग जबरदस्त तरीके से परचेज करने गए हुए हैं। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए आपको ये बात समझ में आ गई हो तो, ठीक है। हाँ भाई, क्लियर है सभी साथियों को, बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। जोमेटो का शेयर 20 टाइम्स ज्यादा इसलिए बिका क्योंकि लोगों ने उसमें रजिस्ट्री मार दी। वो जो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने बताया ना आपको, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। क्लियर है? हाँ जी, सभी को समझ में आ गया बहुत बढ़िया से। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब ये जो आज का उद्देश्य था वो सक्सेसफुल हुआ, आपको आईपीओ समझाना। बहुत सारे बच्चों की लंबे समय से डिमांड थी, हमने उसको थोड़ा बहुत पूरा कर दिया है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं। एक चाहता है मेरे साथ अनअकैडमी पर पढ़ना, तो मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर कोर्सेज परचेज कर सकता है, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्सेज लाइव, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन सभी उपलब्ध हैं। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट इमीडिएटली। आपका समय शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अनअकैडमी पर जुड़ने के लिए आप अपने
मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें, अपने लिए गोल सेलेक्ट करें, बढ़ी हुई फीस के साथ में आप अंकित 10 रेफरल कोड लगा के 10% डिस्काउंट उस पर इमीडिएटली प्राप्त कर लें। उम्मीद है सभी साथियों को आज का सेशन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।